आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो मैं आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो कवर कर लिए थे, वो उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में काफ़ी थोड़ा डिटेल चैप्टर है, ये बड़ा होने वाला है। तो इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोरोजन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से काम में आते हैं। तो पेन्स, वायर्स और स्पून ये सब मेटल होते हैं। नॉन मेटल में हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स, रबर बैंड्स, इन सब की बात करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं मेटल की। तो the easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. Let us study this with the help of the following activities. For performing activity 3.1 to 3.6, collect the samples of the following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc. तो यहाँ पे हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे लिखा है कि मेटल जो है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो मेटल जब अपने प्योर स्टेट में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग सरफेस उसके पास होता है। इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक लस्टर के नाम से जानते हैं और कहते हैं। सेकंड है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो मेटल जो है वो काफ़ी हार्ड होते हैं जनरली, और उनकी हार्डनेस जो है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। थर्ड प्रॉपर्टी है, some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. तो इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है उसको हम मार मार के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम malleability बोलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, the ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. तो जिन मेटल्स के पास में एबिलिटी होती है, जिनको हम खींच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। फिर यहाँ बताया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो क्योंकि मेटल्स के पास में ये दो प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उन्हें हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सिल्वर एंड कॉपर।
वहीं पे लेड एंड मर्क्यूरी जो है वो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा पुअर कंडक्टर है हीट का और कौन सा बेस्ट कंडक्टर है। तो बेस्ट कंडक्टर जो है हीट का वो है सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्क्यूरी जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। फिर है वायर्स दैट कैरी करंट इन आवर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविक्लोराइड पीवीसी और अ रबर लाइक मटेरियल। तो वायर्स पे हम ऐसा ब्लैक कोटिंग देखते हैं और वो ब्लैक कोटिंग पीवीसी का होता है। ये एक रबर लाइक मटेरियल होता है। इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो करंट फ्लो हो रहा है वायर्स के थ्रू वो हमें कहीं शॉक ना दे दे, इसीलिए पीवीसी का यूज़ किया जाता है ताकि वो इंसुलेटर का काम कर दे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो मेटल्स को जब भी हम किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो एक आवाज़ आती है, उसे हम सोनोरस के नाम से जानते हैं और ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है। तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे देखी हैं मेटल के अंदर। फिर है नॉन मेटल्स। देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। These the non तो the non-metals can either solid or gases except bromine which is a liquid। तो यहाँ पे हमें नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये भी बताया कि गया है कि नॉन मेटल्स जो है वो कम होते हैं मेटल्स से। यहाँ पे हमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया है। साथ में ये बताया गया है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं। सिर्फ ब्रोमीन अकेला है जो कि लिक्विड होता है। फिर यहाँ पे ये टेबल दी गई है, इसमें एलिमेंट के नाम है, सिंबल है, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और सोनोरिटी के बारे में बताया है। सोनोरिटी मतलब आवाज़ होती है, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो सोनोरस नहीं होते, तो इसीलिए इनमें कोई आवाज़ नहीं होगी, काफ़ी डल साउंड करेंगे। कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी पुअर होती है। हार्डनेस जो होती है वो सॉफ्ट, ब्रिटल और सॉफ्ट होती है। कार्बन का सिंबल सी होता है कैपिटल, सल्फर का कैपिटल एस होता है और आयोडीन का कैपिटल आई होता है। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहते हैं, सिर्फ मर्क्यूरी जो है वही लिक्विड होता है। फिर यहाँ पे गैलियम एंड कैल्शियम के बारे में बताया। गैलियम और कैल्शियम जो है इनका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये होते तो मेटल्स हैं, पर अगर आप इनको अपने पाम पे रखोगे तो वो आपकी हाथ की हीट से ही मेल्ट हो जाएंगे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। अब आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है पर वो लस्टरस है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉन मेटल होते हुए भी आयोडीन जो है वो लस्टरस है। फिर यहाँ पे डायमंड जो है, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया है।
कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि एक चाकू से भी आप इसको काट सकते हो। इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी काफ़ी लो होते हैं। फिर ये एक्टिविटी जो है इसको हम देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में पहले तो हमें मैग्नीशियम रिबन और सल्फ़र पाउडर के बारे में बताया गया है। और तो हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फिर अगर उसमें सल्फ़र पाउडर ऐड कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमें इसके बारे में बताया है। सल्फ़र पाउडर के बारे में हमें इस एक्टिविटी में जो है बताया गया है, सल्फ़र पाउडर के बारे में। फिर हमें यहाँ पे बताया कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये बात हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल होता है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। फिर यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जो है वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कॉपर का, तो 2Cu प्लस O2 फॉर्म करेगा 2CuO, जो कि कॉपर 2 ऑक्साइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन बताया गया है कि 4Al प्लस 3O2 फॉर्म करेगा 2Al2O3, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो CuO प्लस 2HCl फॉर्म करता है CuCl2 प्लस H2O। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, पर कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हैं वो बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड और बेसिस दोनों के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर मोस्ट metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolves in water to form alkalis. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis. तो जो काफ़ी सारे मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, पर जैसे सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और एल्कलाइज फॉर्म कर देते हैं। फिर हमें यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट मेटल डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करता है टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ में कि वो फायर भी कैच कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। इसके अलावा जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लिड है
वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते और ये अपने ऊपर जो है एक थिन लेयर ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे इनका प्रिवेंशन जो है वो रुक जाता है। अब कॉपर जो है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं होता। कॉपर भी अपने ऊपर ब्लैक कोटिंग चढ़ा लेता है कॉपर टू ऑक्साइड की। और सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमें एनाडाइजिंग के बारे में बताया। एनाडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम की जो है अगर वो रखी गई है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक पतली सी लेयर ऑक्सीडाइज हो जाती है अगर वो एयर में रखी गई है तो। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ चुकी है वो आगे फर्दर कोरोजन से रेजिस्ट कर लेगी। इतना ही यहाँ पे बताया गया है। इसको मैं रीड करूँ तो यहाँ लिखा है, एनाडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ thick oxidized layer of aluminium. Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminium oxide coat makes it resist to further corrosion. फिर यहाँ पे लिखा है what happens when metal reacts with water. तो यहाँ पे एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल बताया गया है। अगर मेटल को हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हम हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे बस इतना ही हमें समझना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि पोटेशियम और जो सोडियम है वो कोल्ड वाटर के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, और हाइड्रोजन जो है वो फायर कैच कर लेता है। फिर यहाँ पे लिखा है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो स्टिक हो जाते हैं सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। फिर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा है, मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO or NO2. But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 गैस। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती जब
मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ में, क्योंकि HNO3 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर HNO3 के साथ में, डाइल्यूटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट कराए जाएं तो वो H2 गैस जो है इवॉल्व कर देते हैं। फिर यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में बताया गया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर Fe आयरन। तो यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बताया है। सबसे पहले मैग्नीशियम का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, जिंक का, फिर आयरन का होता है। फिर यहाँ पे लिखा है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HCl। यहाँ पे हमें बताया है रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस reactive metals from their components in solution or molten form। तो यहाँ लिखा है कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके ही कंपाउंड से किसी सॉल्यूशन में या फिर मॉल्टन फॉर्म में। उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। तो क्या होता है कि मेटल ए जो है वो डिस्प्लेस कर देता है मेटल बी को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। तो जो मेटल ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल बी के कंपैरिजन में, और वो डिस्प्लेस कर देता है मेटल बी को उसी के सॉल्यूशन से। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फिर आ जाती है रिएक्टिविटी सीरीज़। यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटल्स को अरेंज किया गया है हाई टू लो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम आ जाता है हाई मोस्ट रिएक्टिव में। एल्यूमिनियम तक हमें देखने को मिलेगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट करती है जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। फिर यहाँ पे हमें हमारे पास टॉपिक आ जाता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा हार्ड लोगों को लग सकता है, आप लोग बच्चों को। इसमें बताया है नोबल गैसेस के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए गए हैं जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। इनका एटॉमिक नंबर होता है 2, 10 और 18। अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल KLMN जो है 2, 2, 2, 8, 8 और 8 होती है। मतलब जैसे इनका ऑर्बिट बनता है, जैसे कि ये हीलियम है मान लो, है ना, ये हीलियम है, इसके चारों तरफ ऐसा रिंग बनेगा। तो इसमें एक रिंग में इसके ऐसे
यूं दो एटम्स मान लो यूं होते हैं, ठीक है, और इस रिंग का नाम होता है के, या इस शेल का नाम होता है के। वैसे ही नियॉन का अगर मैं बात करूं तो एन ई, नियॉन, इसमें पहली रिंग जो कि जिसका नाम के है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस टाइप से, ऐसा डॉट थोड़ा बड़ा बन जाता है, मतलब गलती से बन रहा है तो उसको माइंड मत करना। तो ये जो है ये के शेल है इसका। उसके बाद में इसके ऊपर दूसरी शेल आ जाती है जिसका नाम एल है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मतलब यूँ 8 ड्रॉ कर दो तो वो 8 ऐसे हो जाते हैं। तो ये मतलब होता है इसका। वैसे ही इस टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है और एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया है। एटॉमिक नंबर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। तो जैसे हीलियम में 2 था तो 2 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। नियॉन में 2 + 8 तो 10 एटॉमिक नंबर हो गया। आर्गन में 2 + 8 मतलब 10 + 8 18 तो एटॉमिक नंबर इसका 18 हो गया। ये एटॉमिक नंबर आपको याद रखने ज़रूरी हैं ताकि आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। फिर हमें यहाँ कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि यूनिट नेगेटिव चार्ज के बारे में क्लोरीन के, ठीक है। तो क्लोरीन का यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस जो है उसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। साथ में क्लोराइड एनायन Cl- होता है जिसका एक गिव एंड टेक रिलेशन हमें देखने को यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है कि ये जो सोडियम है, सोडियम फॉर्म करता है सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। फिर यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहा है Cl-। तो यहाँ 288 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम ने अपना एक एटम इसको दे दिया क्लोरीन को, तो वो बाद में सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। लिखा भी यही चीज़ है तो ये आप रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में बताया है। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम जो है वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें बताया कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर्म कर रहा है Cl-। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले इसके पास 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे 288 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया। तो मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दिया था। तो जब भी मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की आ जाती है। यहाँ पे NaCl, LiCl, Cl2, CaO, MgCl2, इन सब के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया है, तो ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है। फिर यहाँ पे सबसे पहले फिज़िकल नेचर के बारे में बताया है। सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के, जनरली ब्रिटल होते हैं ये थोड़े से। फिर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इसके होते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल के अंदर। फिर है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयरन विच मूव टू द opposite electrodes when electricity is passed through the solution, but ionic compounds conduct electricity in a molten state। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी एक मॉल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करता है। फिर यहाँ पे अक्रेंस ऑफ मेटल के बारे में बताया कि भाई मेटल जो है वो कहाँ से हम लोग लेके आते हैं, तो अर्थ क्रस्ट और सी वाटर से हम कंटेन करते हैं। अब जो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, और जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम माइन ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बताया है। तो जो कुछ मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वो फ्री स्टेट में होते हैं, और जो और कुछ मेटल्स जो हैं वो कंपाउंड्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर जो है वो फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। साथ में जो कॉपर और सिल्वर जो है वो हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स में। अब पोटेशियम, सोडियम और ये जितने भी बाकी के मेटल्स हैं वो फ्री एलिमेंट्स नहीं होते, नेचर में नहीं मिलते हैं ये। तो ores of many metals are oxides. This is because oxygen is a very reactive element and is very abundant on the earth। तो यहाँ पे लिखा है कि जो ओर्स हैं वो मेटल्स एंड ऑक्साइड्स ही होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है काफ़ी सारी एलिमेंट्स से, और अबेंडेंट अमाउंट में अर्थ पे हमें मिलता है। फिर यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स के बारे में भी बताया है। पूरा एक ये चार्ट दिया गया है जिसका कोई पर्पस नहीं है, वैसे तो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता इसके बारे में। फिर आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, called grunge। तो ओर्स जो होती हैं उसमें
उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गई, उसे हम ग्रंज बोलते हैं। फिर इसको सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है और एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे हमें एक सेकेंड एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी reduced to metals by heating alone. Example, Kimber HGS is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide. Mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. तो यहाँ पे मर्क्यूरी के बारे में बताया है कि मर्क्यूरी ओर में क्या होता है कि मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम पहले एयर में हीट करते हैं, उसके बाद में उसे और ज़्यादा हीट करके मर्क्यूरी में कन्वर्ट किया जाता है। उसकी रिएक्शन यहाँ पे हमें लिख के बताई गई है। सिमिलरली कॉपर जो कि फॉर्म होता है Cu2s इन नेचर में, उसे हम हीट करके कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। फिर है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जिसमें आयरन और जिंक, लेड, कॉपर के बारे में आता है। तो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इस सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो एक मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय कि उसके सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में अगर वो है तो उससे इजी पड़ता है ये। अब इनमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये दो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एक्चुअली में ये, और रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। काफ़ी लार्ज अमाउंट जो हीट है वो इवॉल्व होती है, और जो प्रोडक्ट है वो मॉल्टन स्टेट में होता है। फिर आता है टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का। मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है? तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग impure metals इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है कि एक एनोड और कैथोड लिया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, और हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट भी डाला जाता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि एनोड जो है वो कॉपर सल्फाइड को छोड़ता है और कैथोड जो है वो उसे ले लेता है।
तो इम्प्योर मेटल जो है वो एनोड होता है और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो है वो कैथोड होती है। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट जो होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिर जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, सेटल डाउन होता है एनोड के, उसे हम एनोड मड बोलते हैं। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे कोरोजन का। तो कोरोजन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। यहाँ पे हमें सिल्वर आर्टिकल्स के बारे में बताया। सिल्वर आर्टिकल्स जो है वो ब्लैक हो जाते हैं अगर उन्हें हम एयर में एक्सपोज्ड करके रखें, उनके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है। फिर कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ में, तो स्लोली वो अपनी शाइन भी खो देता है और ग्रीन कोटिंग उस पर हो जाती है। वो ग्रीन कोटिंग जो है कॉपर कार्बोनेट की होती है। अब आयरन के ऊपर, आयरन को जब हम एयर में रखते हैं तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ब्राउन कलर की, उसे हम रस्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमें प्रिवेंशन के बारे में बताया। प्रिवेंशन में हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, अलॉइंग कर सकते हैं। ये 2 मेथड होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक प्रोटेक्टिंग स्टील आयरन की लेयर चढ़ा देते हैं जिंक की। मतलब गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से। उसके ऊपर हम थिन लेयर ऑफ जिंक जो है वो कोट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जिंक की कोटिंग हो जाती है, पर आयरन या जो स्टील है वो रस्टिंग होने से प्रिवेंट हो जाता है। सिमिलरली अलॉइंग में भी ऐसा ही होता है। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। साथ में ये थोड़ा हमें बताया कि अलॉय ऑफ कॉपर के मटेरियल कैसे हो गए, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब अलॉय होते हैं। ये 2-3 चीज़ें बताई हैं छोटी मोटी। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये वाला। नेक्स्ट चैप्टर जो 4th चैप्टर है आपका, वो और ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी है वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ अब मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।